हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डेली टारगेट की इस क्लास में आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो है हम अपने टारगेट के अनुरूप जो है अगली क्लास की बात करते हैं। आई थिंक यह चौथी या पाँचवीं नंबर की क्लास होगी। चलिए बात करते हैं और देखते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि हमारा जो है डेली का टारगेट रहता है, थोड़ा सा स्लाइड का जो है साइज आज बदल गया है, तो नीचे देख पा रहे हैं कि जो है थोड़ा सा अंतर सा लग रहा होगा, लेकिन एडजस्ट करते हैं क्योंकि दोबारा स्लाइड बनाने में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को चलाएंगे। जहाँ पर भी दिक्कत होगी मैं बताता जाऊँगा। हमारा टारगेट रहता है डेली का, जो हम प्लान बनाते हैं वो 3 चरणों में हमारा जो है टारगेट है पूरा होता है। उसका पहला जो चरण होता है कि डेली का हम टारगेट डिसाइड करते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है इतिहास भूगोल के इतिहास विषय के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का भाग दूसरा। राजनीति के अंतर्गत जो है हमारा संविधान सभा का टॉपिक है भाग दूसरा। और एमपी जीके में जो आज हम करेंगे वह होगा मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। इसके बाद जो हमारा दूसरा चरण होता है, इस दूसरे चरण में हम क्या करते हैं कि डेली जो है आईएमपी जो भी क्या होते हैं क्वेश्चन होते हैं, उन आईएमपी क्वेश्चन की क्या करते हैं क्लास करते हैं। और इसके बाद जो है हम क्या करते हैं डेली जो है टेस्ट लगाते हैं। ये टेस्ट हमारा 2 प्रकार का होता है। पहले जो है प्रतिदिन टेस्ट होता है जो शाम के आपका 8:30 पर होगा, और एक जो है आपका टेस्ट होगा संडे होगा। यह जो आपका प्राइस टेस्ट रखा जाएगा, इसमें जो है संडे को 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। ये 7 दिनों की क्लास पर आधारित होता है। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। जीएस क्विज चैम्पियन ग्रुप है और इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जो है टेलीग्राम में से सर्च करते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को और फटाफट इन्हें पूरा करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन कोट है, देखिएगा कि तुम्हारी सोच के ढांचे में मैं ढल नहीं सकता, टूट जाऊंगा संकल्प पर अपना लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? आग की लौ ये लोहा को भी आग की लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। मतलब है यहाँ का कि आप अपना संकल्प इतना मजबूत रखिए कि परिस्थिति कोई भी हो इस बात से मायने नहीं रखता है। हम हर हाल में जो है अपने मकसद की ओर जो है हर दिन आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए हम देखते हैं, जो है अपने क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। विस्तृत व्याख्या भी दूंगा, जहां आवश्यकता होगी। थोड़ी सी समय की जो बात है तो आप एडजस्ट कीजिएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। यदि एक्सप्लेनेशन करेंगे तो समय अवश्य रूप से लगेगा समझने में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो है हो सकता है कि व्याख्या से भी क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन तो एक समझाने का बेस है। मैं व्याख्या बताऊंगा हर प्रश्न में, जो है कम से कम 5-5 6-6 फैक्ट बताऊंगा, तो आप उन्हें समझिएगा। ये फैक्ट बार बार आपके रिवीजन होते रहेंगे और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश में संगमरमर की चट्टानें जो है कहाँ पर पाई जाती हैं, ये आपका प्रश्न है कि संगमरमर की चट्टानें कहाँ पर देखने को मिलती हैं मध्य प्रदेश में। तो संगमरमर की चट्टानों की बात करें तो ध्यान रखिएगा कैसी हैं, ये आधात्विक चट्टानें हैं। और संगमरमर की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त की जाती है? ध्यान रखिएगा ये चट्टानें जो है आपकी आर्कियन युग की चट्टानों से प्राप्त की जाती हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, तो ध्यान रखिए जितने भी धातु वाले महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, मैग्नीज हो, तांबा हो, सभी प्रकार के जो धात्विक खनिज है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। बेसाल्ट क्रम की चट्टानें मुख्यतः जो है ये ज्वालामुखी से बनती हैं, और यह जो है आपकी काली मृदा से संबंधित होती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं ये किससे संबंधित होती हैं? ये कोयला से संबंधित होती हैं। तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या मिलती हैं? आपकी आर्कियन युग की चट्टानें मिलती हैं। और इन्हीं को जो है इनका थोड़ा सा परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? नीस कहलाता है। और यह पूछा गया प्रश्न है कि नीस चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं, तो आप क्या बताएंगे कि बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। ये वाला जो रीजन है, ये वाला बेल्ट है, यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें इस साइड में यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये वाले हिस्से में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। इधर जो है बात करें, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एक बालाघाट में चिल्पी श्रेणी है, और यहाँ पर जो छिंदवाड़ा में एक सौसर श्रेणी है, जबलपुर में एक साकोली श्रेणी है। ये धात्विक खनिजों से संबंधित है, तो ये धारवाड़ क्रम का हिस्सा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा यह पहले प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
क्योंकि थोड़ा सा फीडबैक आपका ज़रूरी होता है। बताइएगा कि क्या इस प्रकार से फैक्टों का थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना सही है या फिर प्रश्न का उत्तर का जवाब देना सही है। तो आप बताइएगा, उसी प्रकार से जो अगली क्लास हम करेंगे। अगली बात करते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि पन्ना की जो है पन्ना की हीरा खाने किस श्रेणी से संबंधित है। देखिएगा, जो पन्ना जो है ये किसके लिए जाना जाता है, डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये वाली जो श्रेणी है, एक आप देख पा रहे हैं चिल्पी श्रेणी, साकौली श्रेणी और सौसर श्रेणी। ये चिल्पी श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के आपके बालाघाट जिले में है। साकौली श्रेणी कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। और सौसर श्रेणी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के जो है छिंदवाड़ा जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, छिंदवाड़ा जिले में पड़ती है। और बिजावर श्रेणी ये कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में विस्तृत है। तो कहाँ पर, छतरपुर और पन्ना जिले में विस्तृत है। और यही श्रेणी जो है हीरा से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, नवीन प्रकार का प्रश्न हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाली जो है आपकी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बालाघाट में हो जाएगी चिल्पी श्रेणी, छिंदवाड़ा में हो जाएगी सौसर श्रेणी, जबलपुर में हो जाएगी आपकी साकोली श्रेणी। और ये वाला बेल्ट जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, छतरपुर और पन्ना में जो विस्तृत है इसे बिजावर श्रेणी कहेंगे। यह हीरा की खानों के लिए जाना जाता है। इसी श्रेणी में जो है हीरा की खदानें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास 30 नंबर का प्रश्न था। ये क्या है, आगे क्यों जा रही है, यहाँ इसे करना है अपन। तो इसे देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है कि बनास नदी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भाग में जो है निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, एक बनास नदी इधर जो आपका एक पर्वत पड़ता है राजस्थान में, इस पर्वत का नाम है क्या, इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत से एक श्रेणी निकलती है, इस श्रेणी का नाम है, नदी का नाम है जो है ये बनास नदी है। ये बनास नदी इस प्रकार से आती है और चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इधर से चंबल नदी आती है तो चंबल नदी में मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मध्य भारत पठार का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है सीधी जिले से एक नदी निकलती है, सीधी जिले से। और यहाँ पर जो है सोन नदी में मिलती है, छोटी सी नदी। ये भी कौन सी है, ये भी एक बनास नदी है। तो आप ऑप्शन के आधार पर समझिएगा कि ऑप्शन में अगर मध्य भारत पठार होता तब यहाँ पर कह सकते थे कि ये मध्य भारत के पठार में संबंधित है। हालांकि बनास नदी इधर से वाली जो है राजस्थान वाली मध्य प्रदेश में नहीं आती है। तो ये वाली आपका सही जवाब होगा। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा, यह जो है आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बघेलखंड के पठार के भौतिक प्रदेश से यह संबंधित है। कौन सी नदी, बनास नदी। चाहे वो बनास हो, जोहिला हो, गोपत हो, ये सभी किसकी हैं, सोन की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह PDF जो कंटेंट लिखा हुआ है वो मिल जाएगा आपका, जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ वह नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा इग्नोर कर सकते हैं। अगली बात करते हैं और हमारे पास में अगला प्रश्न है 4 नंबर का, जिसमें पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान क्षेत्र कौन सा। देखिए, अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तब तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जो है आपका जवाब क्या होगा, इस समय पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पचमढ़ी, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर की समथिंग वर्षा प्राप्त होती है। और यह आपका पड़ता है कौन सी श्रेणी पर, महादेव श्रेणी, होशंगाबाद जिले में जो है पड़ता है क्या, पचमढ़ी पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये तो क्या है, स्थान है। क्षेत्र का नाम पूछा जाए तो बघेलखंड मध्य प्रदेश के इस हिस्से में, कौन से हिस्से में, इस हिस्से में ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश के यहाँ पर प्राप्त होती है। तो पूरे क्षेत्र में लगभग जो है आपके 100 से लगा कर के 140 सेंटीमीटर जो है वर्षा प्राप्त होती है इस क्षेत्र में। तो जब क्षेत्र की बात की जाए तो बघेलखंड का पठार होगा, जब स्थान की बात की जाए तो पचमढ़ी का होगा। और अगर बात की जाए न्यूनतम वर्षा कहाँ पर प्राप्त होती है, तो न्यूनतम वर्षा में जब हम क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है क्षेत्र के आधार पर, पठारों में जब बात करेंगे। लेकिन जब स्थान की बात करेंगे तो ये भिंड जिले का एक स्थान है जिसका नाम है गोहद में सबसे कम वर्षा मिलती है। कहाँ पर, जब स्थान की बात की जाए तो गोहद हो जाएगा, और क्षेत्र की बात करेंगे तो बुंदेलखंड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारे पास में 5वें नंबर का, जिसमें पूछ रहा है आपसे कि चूलागिरी पर्वत चोटी किस श्रेणी से संबंधित है। तो थोड़ा सा समझिएगा और
इसे मैप में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पर क्या विस्तृत है, मैं जो ये लिख रहा हूँ, ये पूरी की पूरी चोटी क्या है, ये जो वाली चोटी कहलाती है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी कहलाती है। लेकिन मैं जो देखिएगा, मैं ये जो कर रहा हूँ इस श्रेणी को क्या कहते हैं? राजपीपला श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो श्रेणी बीच वाली, इसे महादेव श्रेणी कहते हैं। और जो ये वाली श्रेणी है इसे क्या कहते हैं? मैकाल श्रेणी कहते हैं। तो इनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ये है आपकी राजपीपला श्रेणी, और ये है आपकी महादेव श्रेणी, और ये है आपकी मैकाल श्रेणी। ठीक है, अब इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग चोटियाँ हैं। क्या है? इनकी जो है सबकी अपनी अपनी अलग अलग चोटियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका जवाब हो जाएगा चूलागिरी जो है, क्या चूलागिरी राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा सबसे पूछा जाए कि महादेव पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? पचमढ़ी हो जाएगी महादेव पर्वत श्रेणी की। और पूछे आपकी मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब क्या बताएंगे आप? अमरकंटक बताएंगे कि जो है मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। कई प्रकार के यहाँ से आपके प्रश्न जो है समाधान मिल जाएगा। आपसे पूछता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि राजपीपला श्रेणी जो है सबसे पश्चिमी श्रेणी है। आपसे पूछे मध्य श्रेणी कौन सी है, महादेव श्रेणी है। आपसे पूछे पूर्वी श्रेणी कौन सी है, तो मैकाल श्रेणी है। चूलागिरी जो है आपकी किस जिले में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? इसकी सरवरवानी जिले में जो है ये स्थित है। कितनी ऊंचाई है इसकी, तो यहीं पर एक जैन तीर्थ स्थल भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ ले कि 52 गजा कहाँ पर स्थित है। 52 गजा जैन तीर्थ स्थल है, ये इसी चूलागिरी पर्वत चोटी पर स्थित है। पचमढ़ी आपका कहाँ पर है? पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। और अमरकंटक कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में देखने को मिलता है। तो आपको इतनी जानकारी इससे ध्यान रखना है। अगर ऑल ओवर पूछे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? पचमढ़ी बताएंगे। लगभग 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। 1050 मीटर अमरकंटक की है। चूलागिरी की भी जो है आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से क्या पूछ रहा है? चूलागिरी पर्वत चोटी जो है किस श्रेणी में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? राजपीपला में स्थित है, और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। देखिएगा, मैं जल्दी से यहाँ पर विभाजित कर देता हूँ। देखो भाई, टाइम तो लग ही रहा है। तो जो ये वाला पर्वत है क्षेत्र है, ये वाला आपका जो क्षेत्र है कौन सा, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? ये मध्य भारत का पठार है। ठीक है, ये मिट जाएगा आपका, जैसे मैं इसे डिलीट करूँगा मिट जाएगा अगले पेज में, तो आप इसे समझ बस लीजिएगा। और जो ये वाला क्षेत्र है कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं? ये वाला क्षेत्र, ये बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, और जो ये वाला क्षेत्र है कौन सा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, इसे क्या कहते हैं? रीवा पन्ना का पठार कहते हैं। ठीक है, और जो आपका हरे कलर का बना रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या है आपका? बघेलखंड का पठार है। ठीक है, ये क्या है आपका? बघेलखंड का पठार है। और जो मैं जो ये काले कलर का बना रहा हूँ, तो ये जो यहाँ से लगा करके इस प्रकार से, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये आपका यहाँ तक जो है क्या है आपका? ये मालवा का पठार है। ठीक है, ये आपका कौन सा पठार है? ये मालवा का पठार है। और देखिएगा, जो रेड कलर का है यहाँ पर जो थोड़ा सा ये क्षेत्र ऊपर बचता है, ये भी मध्य भारत के पठार का हिस्सा आता है, नीमच जिले में। नीमच जिले में अब बचा आपका ये वाला क्षेत्र। तो ये जो मैं इस प्रकार से चला रहा हूँ, ये नर्मदा नदी का क्षेत्र है। और जो ऊपर की ओर जाएगा सोन नदी का क्षेत्र, इसी को रेड कलर वाली क्या कहते हैं? नर्मदा सोन घाटी कह दिया जाता है। तो ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला रेड कलर का। ठीक है, यूँ। अब एक ठो और बचा, और वो है आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये है आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का भौतिक वर्गीकरण किया गया है। तो आप चाहें तो इन्हें इस प्रकार से समझ सकते हैं, तो वह लिख सकते हैं। देखिएगा, तो ये है आपका मध्य भारत का पठार, ये क्या है? मध्य भारत का पठार है। और ये आपका क्या है? मालवा का पठार है, मालवा का पठार। ये जो है आपका बुंदेलखंड का पठार है। यह जो है आपका रीवा पन्ना का पठार है। यह जो है आपकी नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी है। और ये जो है आपका बघेलखंड का पठार है। और यह जो है आपका
सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन समय तो लग गया भाई। चलो देखते हैं मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये 11% है। नर्मदा सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितनी है, 26% है, 26% है। मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 28% है। रीवा पन्ना का पठार जो है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.38% है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तो भौगोलिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा, जो 28% हिस्सा है मध्य प्रदेश का। लेकिन दूसरा बड़ा पूछ रहा है तो आपका कौन सा हो जाएगा, नर्मदा सोन घाटी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगली, ये जो है आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है, जस्ट मिनट, एक प्रश्न निकल गया। रीवा पन्ना के पठार के संदर्भ में यही बात आपको करना है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि रीवा पन्ना के पठार के संदर्भ में कौन सी बात क्या पूछ रहा है, सही नहीं है यानी कि गलत है। तो इसे विंध्यन का कगारी प्रदेश कहते हैं। तो चूंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक जो है ये वाली श्रेणी क्या कहलाती है, विंध्य श्रेणी कहलाती है, और इसकी दो शाखाएं हैं। एक कौन सी है, इस प्रकार से है, इसे कहते हैं भांडेर श्रेणी, और इस प्रकार से एक शाखा दूसरी है, इसे क्या कहते हैं, कैमूर श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पर क्या स्थित है, आपका रीवा पन्ना का पठार स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विंध्यन का कगारी प्रदेश कह देते हैं। बात सही है। इसे स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। तो रीवा पन्ना के पठार का यह भी एक नाम है, ये भी सही है। इसका निर्माण विंध्य शैल समूह से हुआ है, ये भी बात सही है। यह मध्य प्रदेश का 10% हिस्सा है, ये बात गलत है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का 10 दशमलव कितना है, 38% हिस्सा है। तो आपसे पूछ रहा है गलत, तो यही वाला सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, मालवा का पठार समतल क्यों है। देखिए एमपीपीएससी मेंस का आप जो है 2021 अथवा 22 का पेपर देखिएगा, उसमें आया हुआ है मालवा का पठार समतल क्यों है। तो आप क्या बताएंगे कि भाई समतल क्यों है। तो देखिए जब आप ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या बनते हैं, आपने पढ़ा था पर्वत का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात क्या होता है, पठार का निर्माण होता है। अब अगर देखो लावा दो प्रकार का होता है। जब हम ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के प्रकार देखते हैं, क्या देखते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जब हम क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं, तो एक होता है क्या, अम्लीय लावा, क्या होता है, एक होता है अम्लीय लावा, और एक होता है आपका क्षारीय लावा होता है। ध्यान रखना, जो अम्लीय लावा होता है वह कैसा होता है, गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा होता है। और जो क्षारीय लावा होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। तो अब बताइए आप, अगर किसी गाढ़े पदार्थ से क्या करेंगे, किसी संरचना का निर्माण करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर टंगते जाएगी। जैसे आप देखिएगा मिट्टी का जो है कभी घर बनाया हो तो वहाँ पर देखेंगे मिट्टी के जो गाढ़े ऐसे क्या होते हैं, गोंदा होते हैं, उनको रख रख के क्या बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, इतनी ऊंची दीवार बन जाती है। लेकिन क्या पतले पदार्थ से जो आप पानी डालते हो क्या होता है, सभी जगह फैल जाता है। तो इसी प्रकार से क्षारीय लावा पतला होता है, वो सभी जगह फैल जाता है और समतल के रूप में जम जाता है। तो जितने भी क्या होते हैं ज्वालामुखी से बनने वाले क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, वो सभी के सभी किससे बने होंगे, आपके अम्लीय लावा से बने होंगे। और जो पठार होते हैं, जो समतल प्रकृति के होते हैं, वो क्षारीय लावा से होते हैं। तो पूछता है आपसे समतल क्यों है, तो आप बता देना इसका निर्माण अम्लीय लावा से हुआ है, गलत बात है। इसका निर्माण क्षारीय लावा से हुआ है, यही बात सही है। ध्यान रखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने डाला होगा तभी आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। चाहे एक शब्द आप डाल दें किसका निर्माण क्षारीय लावा से हुआ है, आपको 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका ये शब्द देखेगा पूरी आपके आंसर में। अगर ये है तो ठीक है, अन्यथा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास में देखिएगा, पूछ रहा है कि बुंदेलखंड के पठार के संदर्भ में टोर क्या है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। तो आप जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्या है, बुंदेलखंड वाला पठार है। क्या है, ये जो पठार है आपका बुंदेलखंड वाला पठार है। ठीक है, अब इस बुंदेलखंड के पठार में ध्यान रखिएगा, कुछ जो क्या पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। समतल या पैनी प्लेन बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी एमपीपीएससी का 2 नंबर का शब्द है। समप्राय मैदान बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, समप्राय मैदान। लेकिन इस प्रकार से नहीं आया हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था पैनी प्लेन, इंग्लिश में से बोलते हैं पैनी प्लेन। तो समप्राय मैदान ध्यान रखिएगा, समप्राय मैदान क्या होते हैं,
कि जो छोटे छोटे मैदान होते हैं और किसके द्वारा निर्मित होते हैं, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से निर्मित होते हैं। तो ऐसे बुंदेलखंड में जैसे जो नदियां हैं, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मैदान हैं, और वहाँ पर जो है मैदानों में छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बुंदेलखंड के मैदान में, बुंदेलखंड के संप्राय मैदान में पाई जाने वाली छोटी छोटी पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? टोर कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टोर क्या है? तो ये जो है पहाड़ियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, नया प्रकार का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो आपका जवाब क्या है? समझ में आ गया। बुंदेलखंड पठार के बारे में ध्यान रखना। सिद्ध बाबा क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश का कुल कितना है? 7.7% के लगभग जो है इसका क्या है? कुल क्षेत्रफल है। बुंदेलखंड का पठार जो है यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब है कि जब गर्मी होगी तो यहाँ पर भयानक गर्मी पड़ेगी, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर पड़ती है। जब ठंडी होगी तो भयंकर ठंडी भी पड़ेगी। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, और ये मध्य प्रदेश का लास्ट प्रश्न है। ध्यान रखिए, आज के जो प्रश्न होंगे वह सिर्फ प्रश्नों पर बेस नहीं होंगे, कुछ प्रश्न जो है आपसे आसपास की जो व्याख्या बताई हुई है उससे भी पूछे जाएंगे। टोंगरा चोटी, क्या टोंगरा जो है चोटी है, एक पर्वत चोटी है, ये कहाँ पर पाई जाती है आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला हमने पठार पढ़ा था, और इस पठार को क्या कहते हैं? मध्य भारत का पठार कहते हैं। और इस पठार में जो यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। कौन से जिले में? श्योपुर जिले में जो चोटी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? टोंगरा कहते हैं। तो ये जो है टोंगरा चोटी किस जिले में स्थित है? श्योपुर में। और ख़ास बात क्या है, ये जो चोटी है ये मध्य भारत के पठार की सबसे ऊँची चोटी है। कहाँ की? मध्य भारत के पठार की जो है सबसे क्या है? ऊँची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 428 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसी प्रकार से आपसे पूछे बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची क्या चोटी है? सिद्ध बाबा हो जाएगी। विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दमोह जिला में स्थित है, वो हो जाएगी आपकी गुडवेल या कालूमार हो जाएगी, सद्भावना हो जाएगी, उसी के नाम है। इसी प्रकार से पूछे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की, वो हो जाएगी पचमढ़ी। अमरकंटक जो हो जाएगी मैकाल श्रेणी की, और जो राजपीपला की हो जाएगी वो हो जाएगी चूलागिरी। मालवा की हो जाएगी आपकी धजारी। ये सभी क्या हो जाएंगी? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियाँ। चाहें तो मैं नाम इनके लिख सकता हूँ, लेकिन फिर बाद में मत कहिएगा कि समय जो है लग गया। तो टोंगरा हो गई यहाँ पर, ये हो जाएगी आपकी बुंदेलखंड की क्या हो जाएगी? सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की सिद्ध बाबा हो जाएगी। और ये जो है सद्भावना हो जाएगी, दमोह जिले में स्थित है, विंध्याचल पर्वत की हो जाएगी। अमरकंटक जो हो जाएगी कहाँ की? अमरकंटक हो जाएगी मैकाल श्रेणी की। पचमढ़ी हो जाएगी आपकी महादेव श्रेणी की, संपूर्ण सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। और जो चूलागिरी है वह हो जाएगी आपकी राजपीपला श्रेणी की। और मालवा की हो जाएगी आपकी धजारी हिल जो है मालवा की हो जाएगी। इसी मालवा में एक यहाँ पर जाना पाव पहाड़ी भी स्थित है जहाँ से चंबल नदी निकलती है। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अब हमारे प्रश्न हैं इतिहास विषय के, तो देखिएगा समझिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, नाव के चित्र के मॉडल जो है आपके मुख्यतः जो प्राप्त हुए हैं वो जो है आपके लोथल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित हैं? लोथल से संबंधित हैं। और लोथल कहाँ पर है? ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहीं से लोथल से जो है सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं, यहीं से अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? लोथल है कहीं पर, ये है आपका, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में जिसमें पूछ रहा है, समझिएगा प्रश्न बड़ा है, कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस प्रकार से विस्तृत थी। कैसे? इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत थी। भारत और यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का आता था, बाकी हिस्सा पाकिस्तान का आता था। देखिएगा क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए, यह क्या है? प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है अपने नगर नियोजन के लिए। हाँ, ये अपने नगर नियोजन के लिए विश्व में पूरी विख्यात थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए तो हाँ, इसके दो जो है सबसे प्रसिद्ध नगर थे, वो कौन थे? मोहनजोदड़ो। और एक व्यक्ति हैं इतिहासकार है, साथ बार उनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। और तो उन्हें क्या कहता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहता है? जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी भी इन्हें कहा गया है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, तो कृषि यहाँ की इतनी विशिष्ट नहीं थी, हालांकि कृषि उन्नत अवस्था में थी तो इतनी ज़्यादा खास नहीं थी। व्यापार यहाँ का लेकिन सबसे ज़्यादा जो है व्यापार और नगर नियोजन के लिए ये सभ्यता जानी जाती है। व्यापार के लिए, नगर नियोजन के लिए, उद्योग के लिए भी हो जाएगी। तो ये कृषि जो है, देख लेते हैं चारों ऑप्शन, लेकिन है नहीं है किसी में। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? 1 2 4, नीचे क्या लिखा हुआ है?
तो आपको यही जवाब सही हो जाएंगे। नीचे समझ में नहीं आ रहा है तो 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा और 4 सही हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका सही होगा। डी ऑप्शन हालांकि दिख रहा है तो डी में यही होगा। चलिए जस्ट ट्रेनर भाई, ओके ठीक। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नांकित में से किसका उल्लेख नहीं है। मतलब कौन सा ये गलत सुमेलित है, सीधा सा ये समझिएगा कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के आपसे यहाँ पर स्थल दिए हुए हैं और कहाँ पर स्थित है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, सही बात है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाए तो क्या है? आलमगीरपुर। और कहाँ पर स्थित है? MPPSC में तो भी 2 नंबर का पूछा कि उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थलों के नाम बताइए। तो एक स्थल आलमगीरपुर याद कर लीजिएगा, दूसरा आपसे जो ये अलग बात है लोथल जो है गुजरात में स्थित है, ये भी बात सही है। कालीबंगा हरियाणा में स्थित है, ये बात गलत है क्योंकि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? यह जो है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? कालीबंगा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। रोपड़ पंजाब में सही है। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में फिर से कोडिंग वाला प्रश्न है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भाई अभी देखा कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और होलास भी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो क्या कहता है कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो आपका जवाब क्या निकल करके आ जाएगा? तीसरा और चौथा ऑप्शन होना चाहिए कहीं है या नहीं है। तो डी ऑप्शन में है, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगली थोड़ी सी स्लाइड क्या है भाई, कैनवा में बनाई हुई थी तो वहाँ पर जो है सिलाई सेलेक्ट नहीं हो रहा है फिट, और जो फिट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फिर पैड वर्जन वहाँ पर मिलता है, तो पैड वर्जन से थोड़ा अभी समस्या है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो अभी आपके पढ़कर आए हुए हैं लोथल, और यह किसके लिए जाना जाता है? अपने बंदरगाह के लिए जाना जाता है, बंदरगाह नगर के लिए जाना जाता है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो आप बताएंगे राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। आलमगढ़ उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा में सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी बात सही है। अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? दैमाबाद। और आपसे पूर्वी स्थल पूछे तो आप क्या बताएंगे? आलमगीरपुर। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, ये बात यहाँ पर राजस्थान दी हुई है तो ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। अगली बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो कई बार बात कर चुके हैं। देखिए सभी के सभी यहाँ पर याद कर लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम बिंदु कि कौन से अंतिम बिंदु है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुछ इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चतुर्भुजाकार नहीं कहेंगे, त्रिभुजाकार ही था भाई, चतुर्भुजाकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बना रहा हूँ। इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, और वो त्रिभुज ही आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार समझिएगा। आपसे पूछे कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये पूछा जाता है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये पूछा जाता है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये पूछा जाता है। सभी के नाम याद रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो आप क्या बताएंगे? मांडा है। क्या नाम है? मांडा। ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे पूछे कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आपका ये है सुतका गैंडोर है। कौन सा है? सुतका गैंडोर। और ये कहाँ पर स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी के किनारे कहाँ पर? बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान। अभी भी नहीं पता चला बलूचिस्तान कहाँ पर होगा, तो ये बलूचिस्तान वर्तमान जो है कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, और किसके नदी किनारे स्थित है? ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है।
किसके किनारे, चिनाब नदी के। और जो यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी स्थल, उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर। और ये कहाँ पर स्थित है, ये यूपी में स्थित है। नदी कौन सी है, प्रवरा नदी के किनारे है भाई, प्रवरा नहीं कोई और नदी है, ठीक है देखिएगा। और दक्षिणी स्थल कौन सा है, दैमाबाद है, ठीक है, कौन सा है, दैमाबाद। और ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में, किसके किनारे, प्रवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उस नदी का नाम याद नहीं आया। अब देखिए सभी के सभी कर लीजिएगा, अगली बार कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। कौन सा स्थल जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो आपका क्या सही क्या हो जाएगा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो है आपकी सही हो जाएगी, ये नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, आलमगीरपुर पूर्वी सीमा। कुल क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था सिंधु घाटी सभ्यता का। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल था। और यह सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुज के आकार की सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न जो है इसे ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि पूर्वी सीमा का ये हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो इस प्रकार से एक नदी आती है, यहाँ से मानसरोवर से निकल करके इस प्रकार से आती है और यहाँ पर कहाँ, अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी का नाम है क्या, सिंधु। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, यहाँ पर एक प्रांत है, सिंध प्रांत में स्थित है। कौन से प्रांत में, सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो जाएगा, ठीक है। खोजकर्ता पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो खोज किसने की हुई थी, तो ध्यान रखना राखाल दास बनर्जी ने की हुई थी। कब की हुई थी, 1922 में। यह स्थल किस लिए जाना जाता है, तो दो प्रमाण यहाँ से जो बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त हुए हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन से, एक ध्यान रखिएगा, एक जो है यहाँ का स्नानागार ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का बहुत फेमस है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, नर्तकी की मूर्ति ध्यान रखिएगा, नर्तकी की मूर्ति। तीसरी जो है एक है पुजारी या पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से, जो तिनपतिया साल उड़े हुए हैं। चौथा जो है यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, मोहनजोदड़ो से इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में और भी एक जो है वो क्या नाम है भाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा हो, मतलब मुहर एक प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, मुहर। और उसमें जो है शिव की मूर्ति अंकित है, आद्य शिव कहा गया हो, ठीक। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है फटाफट, चांदहुदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। तो चांदहुदड़ो के उत्खननकर्ता हैं आपके J.H. मैके महोदय। और ये कहाँ पर स्थित है, ये भी पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में स्थित है। किस लिए, आपसे एक ही प्रश्न पूछेगा यहाँ पर, जो है मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने का कारखाना कहाँ पर पाया गया है, चांदहुदड़ो में। और दूसरा बात पूछे आपसे कि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, कुछ भी पूछे आपसे, लिपस्टिक पूछे, बूंदा पूछे, चुड़िया पूछे, ये कुछ भी पूछे, तो यहाँ से पूरा का पूरा एक श्रृंगारदान प्राप्त हुआ है, कहाँ से, चांदहुदड़ो से। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि क्या है, रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। यहाँ से जो है चावल और मतलब समाधि प्राप्त हुई है, एक समाधि, और एक ऐसी समाधि प्राप्त हुई है जिसमें दो लोगों को दफनाया गया है, वो रंगपुर में। और त्रियुगीय समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है आपकी, ये जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा स्थल भारत में पूछा जाए तो कौन सा है आपका, राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल है। कहाँ पर स्थित है, ये भारतीय जो राज्य है एक है जिसका नाम है हरियाणा, यहाँ पर स्थित है। और राखीगढ़ी से जो है यहाँ से हल प्राप्त हुआ है। कौन सा हल, जिससे जुताई की जाती है। और ये हल किससे बना हुआ है, टेराकोटा से बना हुआ है। टेराकोटा मतलब कच्ची मिट्टी को पकाया गया है, तो वो टेराकोटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला जो इम्पोर्टेंट एक बात है, धौलावीरा, चलिए देखो आगे प्रश्न आएगा तो वहाँ देखेंगे। हाथी दांत का पैमाना जो है आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हाथी दांत का पैमाना, ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों में आए हुए हैं। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से, बनावली से। बनावली कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, धौलावीरा ये भी गुजरात में। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिएगा, थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न आया हुआ है, UPPCS का प्रश्न है। शैलकृत स्थापत्य, इसका मतलब है कि पत्थर से बनाई हुई संरचना। और पत्थर से बनाई हुई संरचना किस लिए बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, धौलावीरा जो है ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में। किस लिए विख्यात है, ये अपने जल प्रबंधन के लिए विख्यात है। किसके लिए, जल प्रबंधन, यानी कि यहाँ पर जो है
जल प्रबंधन के लिए विख्यात है। देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है पानी के बहुत सारे बांध बनाए गए थे, बहुत सारे कुआं थे। इसका अर्थ ही होता है धौलावीरा का सफ़ेद कुआं। क्या होता है? सफ़ेद कुआं। जल प्रबंधन के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है? धौलावीरा। तो यहाँ पर जो है पानी को रोकने के लिए बहुत सारी संरचनाएं बनाई गई थी, तो इसलिए यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए। तो इसका सही जवाब है आपका धौलावीरा। धौलावीरा से आपसे पूछे इसकी प्रारंभिक खोज किसने की थी, तो आर.एस. बिष्ट ने की हुई थी। किसने? आर.एस. बिष्ट ने। धौलावीरा ध्यान रखिएगा एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर जो है 2 भागों में विभाजित होते थे, लेकिन ये एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। एक सभी नगर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में विभाजित होते थे, 3 भागों में विभाजित है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है यहाँ से एक और साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, पूछे आपसे स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका प्रश्न निश्चित परीक्षा में फंसेगा अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है, तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, धौलावीरा हो जाएगा। अभी ये प्रश्न हम कर चुके हैं पिछले। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? देखिएगा भाई, MPPSC 2021 का प्रश्न है, मुझे याद है, मैं दिया था, मेरा सही भी निकला हुआ था। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के में जो है मोहरें प्राप्त होती हैं, तो मोहरों में कई प्रकार के पेड़ों का, वृक्षों का, पशुओं का अंकन किया गया है। तो उसमें पीपल के वृक्ष का अंकन देखने को मिलता है, जो इनकी क्या करता है, इनके धर्म को प्राकृतिक बनाता है। तो इनका धर्म जो है प्राकृतिक प्रकृति पूजा से संबंधित हो जाता है। ये विज्ञान भी है एक प्रकार का कि भाई धर्म के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जैव विविधता, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। आज जो है हम कानून बना करके रक्षा कर रहे हैं कि पर्यावरण संबंधी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में हम लाए हुए हैं ना, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम पूजा के माध्यम से संरक्षित कर रहे हैं। तो भारत का धर्म वैज्ञानिक है। ऐसी जो है ये लाइन कहीं लिख सकते हो, जैसे निबंध वगैरह में या फिर मूल्यांकन करने में। अगली बात करते हैं, अब आते हैं आपके प्रश्न संविधान से। तो देखिएगा, संविधान सभा का हमने कल क्या देखा था, भाग 1 देखा था। आज क्या देख रहे हैं, भाग 2 देख रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि भारत में एक मिशन आया हुआ था। क्या आया हुआ था? थोड़ा सा और पीछे से चलते हैं, चलो और पीछे से चलते हैं। तो भारत में लगातार क्या हो रही थी, संविधान की मांग हो रही थी। सबसे पहले 1895 में, देखिए 1 मिनट में पूरी की पूरी बैकग्राउंड बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यकीन मानिएगा इतना अच्छा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने क्या की, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। इसके बाद 1922 में भारत के महात्मा गांधी ने क्या कहा, भारत का संविधान सभा जो होगा भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। इसके बाद 1934 में जो है M.N. राव ने स्वराज पार्टी के जो थे, इन्होंने औपचारिक मांग की। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में रांची अधिवेशन में क्या की, संविधान सभा की मांग की। इसके बाद अंग्रेज़ों ने पहली बार 1940 में यह स्वीकार किया कि ठीक है, हम संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि उस सभा में भारतीय सदस्य होंगे या अंग्रेज सदस्य होंगे। और ये 1942 में एक प्रस्ताव आया जिसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। इस क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि संविधान सभा पूर्णतः भारतीयों द्वारा निर्मित हो। क्या? पूर्णतः भारतीयों द्वारा। पूर्णतः सब ध्यान रखिए, पहली बार स्वीकार कब किया गया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में, लेकिन पूर्णतः भारतीयों द्वारा निर्मित हुई 1942 में। इसके बाद क्या हुआ, 1945 में विश्व युद्ध क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और भारत में जो है लड़ाई हो ही रही थी भाई, मांग चल रही थी संवैधानिक सुधारों की। तो फिर ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो बदल चुके थे, उनका नाम था क्लाइमेट एटली। क्या नाम था? क्लाइमेट एटली। ध्यान रखना, विंस्टन चर्चिल जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, खतरनाक आदमी था, भारत से बहुत नफरत करता था। तो ये सरकार बदल चुकी थी। एटली ने क्या कहा, जाओ भाई भारत को स्वतंत्रता देना है, इसलिए वहाँ संविधान बनाने के लिए विचार करो। तो फिर कौन आया, भारत में जो है ब्रिटिश संसद के 3 कैबिनेट मंत्री आए, जिसे क्या कहते हैं हम, कैबिनेट मिशन कहते हैं। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई साहब 10 लाख जनसंख्या से एक सदस्य हम उठा रहे हैं, 10 लाख जनसंख्या से एक सदस्य उठा रहे हैं। इस प्रकार से भारत में उस समय पर 39 करोड़ जनसंख्या थी और 389 सदस्य संविधान सभा में बनाए गए। और संविधान सभा ने क्या कर दिया, संविधान तैयार कर दिया। संविधान के लागू होते ही क्या हो गया, देश में संविधान लागू हो गया, देश बन गया, आज़ादी हो गई। तो अभी ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, जब संविधान सभा बनी थी, कब बनी थी, 1946 में बनी हुई थी। 46 का अंतिम समय था। और 46 में जल्दी में क्या हो रहा था भाई, अध्यक्ष नहीं कोई मिल रहा था, किसे अध्यक्ष बनाया जाए। तो
प्रथम जो बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया अस्थायी तौर पर। फिर बाद में विचार हुआ तो फिर स्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाया गया वो किससे बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। तो स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, आपका जवाब क्या होगा, है क्या राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो हो जाएगा ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक, अगली बात करते हैं। पदाधिकारी लिखवा दूं क्या यहाँ से, चलिए लिख लीजिएगा। आपसे पूछे, सभी के सभी लिख लीजिएगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा एक जगह लिखा हुआ। आपसे पूछे संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछे पहले नंबर में संविधान सभा के सलाहकार हैं कौन थे। आपसे पूछे संविधान सभा के सचिव कौन थे, ठीक है। आपसे पूछे 30वें नंबर में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक आपसे पूछे कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, एक आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन से, आपसे पूछे कि जब संविधान सभा सांसद के रूप में कार्य करते थे तो उस समय पर संविधान सभा दो प्रकार का कार्य करती थी, एक संविधान सभा के रूप में और एक संसद के रूप में भी। अभी समझाएंगे, जब प्रथम संविधान संशोधन का टॉपिक होगा तो बताएंगे कि बिना संसद के संविधान संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए संविधान सभा ने ही संसद के रूप में कार्य किया था। संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करती थी। चौथे, तो इस समय पर अध्यक्ष कौन होता था। चौथे नंबर में आपसे पूछे संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, क्या संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न भी आ चुका है। पूछे आपसे उपसभापति कौन थे, MPPSC 2020 का पेपर उठा करके देख लिए गए, पूछा गया है उपसभापति कौन थे। इतने प्रश्न आपको रट लेने हैं, मैं अभी के सभी को उत्तर लिखा देता हूँ। सलाहकार पूछे तो आपसे कौन बताएंगे, आप बताएंगे कि BN राव साहब जो थे संविधान सभा के सलाहकार थे। आपसे सचिव पूछे तो क्या बताएंगे, HVR आयंगर जो थे वो क्या थे, संविधान आयंगर, ये संविधान सभा के सचिव थे। आपसे पूछे अध्यक्ष स्थायी रूप से किसे बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी रूप से अध्यक्ष थे। आपसे अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद जो है सिन्हा साहब से उन्हें क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे पूछे संसद के रूप में अध्यक्षता कौन करता था, तो आप क्या बताएंगे कि JB कृपलानी साहब जो थे इन्हें संसद के रूप में अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे पूछे उपाध्यक्ष कौन थे, तो दो उपाध्यक्ष थे भाई, एक थे आपके HC मुखर्जी, क्या थे, एक थे आपके HC मुखर्जी जो कि ब्रिटिश भारत के लिए थे, किसके लिए, ब्रिटिश भारत के लिए। और एक थे आपके BT कृष्णामचारी, कौन थे, BT कृष्णामचारी, और ये थे देशी रियासतों के लिए उपाध्यक्ष थे। उपसभापति कौन थे, फ्रैंक जे एंथोनी, फ्रैंक जे एंथोनी, ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन थे, कलकत्ता से संविधान सभा में सदस्य बनाए गए थे। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो लगभग 14 सदस्य थे मध्य प्रदेश से। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। समय देख लेता हूँ एक बार कितना लग गया, समय ज़्यादा लग गया है, ठीक है, तो लगने दीजिए। बताइएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा पसंद करेंगे क्या, तो और डिटेल से आपको बता सकते हैं, हर एक प्रश्न से ही टॉपिक पूरा करवा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, अब देखेंगे अधिकांश प्रश्न यहीं से मिलेंगे जो इतना एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिला सदस्य थीं, तो आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे पूरी की पूरी संविधान सभा में कुल महिला कितनी सदस्य थी, तो आप क्या बताएंगे, पूरी संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थीं। इनमें से 14 महिलाओं का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। 14 महिलाएं जो क्या आई थी, चुन करके आई थी। और जो एक महिला थी वो क्या हुई थी, मनोनीत थी। क्या थी, एक महिला जो है मनोनीत थी। इस महिला का नाम क्या था, एनी मसेकर, क्या नाम था, एनी मसेकर। ये जो क्या थी, मनोनीत थी। कहाँ की थी, ये केरल रियासत से आई हुई थी, ठीक है। आपसे पूछे प्रथम बैठक में कुल महिला सदस्य कितनी थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 10 है। आपसे पूछे प्रथम सत्र में कितनी महिलाएं थी, तो आप क्या बताएंगे, 11, ठीक है। आप सॉरी ये वाला मिटा देता हूँ मैं, प्रथम सत्र में नहीं, ये 211 सदस्य प्रथम सत्र में थे कुल। अभी सदस्यों की बात आएगी बताएंगे। तो कुल महिलाएं 15 थीं, प्रथम बैठक में कितनी थीं, 14 थीं। चुनाव कितने, प्रथम बैठक में कितनी थी, 10 थी। चुनाव कितने का हुआ था, 14 का। एक क्या थी, मनोनीत। कौन थी, एनी मसेकर। कहाँ से थी, केरल से। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन, उद्घाटन अधिवेशन से मतलब है आपका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो कोई मिल नहीं रहा था, किसको बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, स्थायी अध्यक्ष BR अम्बेडकर कौन थे,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि 29 अगस्त 1946-47 को बनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये भी पदाधिकारी नहीं थे संविधान सभा में। अगली बात करते हैं, संविधान सभा निर्माती सभा के उपसभापति कौन थे? तो अभी देखा, मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं है। फ्रैंक जे एंथोनी क्या थे? आपके उपसभापति भी थे। अगले प्रश्न की ओर चल देता हूँ। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के वक्ता कौन थे? वक्ता, तो आप क्या बताएंगे? वक्ता देखो मैंने नहीं लिखाया हुआ था, तो ये जे.बी. कृपलानी क्या थे? वक्ता भी थे, और प्लस है संसद के रूप में संविधान सभा के क्या करते थे? अध्यक्षता भी करते थे। और वक्ता भी कौन थे आपके? जे.बी. कृपलानी साहब थे। जे.बी. कृपलानी जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद के पास में संविधान सभा की 3 समितियां थी। झंडा समिति थी एक, और एक नियम समिति थी। भीमराव अम्बेडकर के पास में प्रारूप समिति थी। अगली बात करते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न भी अभी हम कर चुके हैं इसके पहले। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? क्या बात है भाई? H.C. मुखर्जी। ये कहाँ के लिए थे? ब्रिटिश भारत के लिए थे। ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत। देखो समझ में नहीं आया, मान लो ये पूरा का पूरा भारत है। इस भारत में अंग्रेजों के पास में बहुत सारा हिस्सा था, लेकिन कुछ में क्या कर रहे थे? देसी राजा शासन कर रहे थे। तो जो अंग्रेजों के पास में भारत था उसे क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत कहते थे। तो ब्रिटिश भारत के लिए उपाध्यक्ष कौन थे? क्या बताएंगे? H.C. मुखर्जी। और देसी भारत के लिए कौन थे? जो देसी रियासतें थी, कृष्णामाचारी। यहाँ से आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। बेटी 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 से एक शब्द आपको ध्यान रखना है, बेटी। और बेटी शब्द कहाँ चलता है? गाँव में चलता है। यानी कि देसी के लिए क्या है? बेटी कृष्णामाचारी। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? भारतीय संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, जब प्रथम बैठक हुई तभी इसका गठन माना जाता है। कुल संविधान की क्या हुई थी? 12 सत्र हुए थे। कितने हुए थे? 12 सत्र हुए थे। प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? आपकी प्रथम बैठक अब हो जाएगी 26 जनवरी को। क्या हो जाएगी? अंतिम बैठक हो जाएगी। सबसे अंतिम बैठक हो जाएगी कब? 26 जनवरी को। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान बना करके तैयार कर दिया गया था, और इसे अंगीकार किया गया था, लागू किया गया था प्रस्तावना की डेट के अनुसार। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अगली बात करते हैं, कोई भी आपका प्रश्न हो तो क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में फेंक देंगे, उसे कल बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा। संविधान सभा की किस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लगाइए, स्टार क्वेश्चन है। MPPSC में 5 नंबर का आ चुका है। क्या है? 5 नंबर मेंस में आ चुका है। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? कोई पूछे क्या था? तो संविधान का क्या था? मतलब एक खाका था। खाका मतलब समझ रहे ना? जैसे किसी किताब में जो विषय सूची होती है ना, हेडिंग लिख दी जाए, और फिर ये प्रावधान आपको लेते रहो जहाँ से भी लेना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि संविधान का निर्माण किस दिशा में किया जाए, वो दिशा के लिए पहले कुछ प्रावधान लिख करके दे दिए थे। उसी को क्या कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। सर क्या क्या था इसमें स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान थे, जो आपके पास में आज 5 प्रकार की 7 प्रकार की जो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ हैं वो थी। इसमें समानता का प्रावधान था, इसमें न्याय का प्रावधान था, इसमें बंधुत्व का। पूरी की पूरी जो प्रस्तावना है वो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? संविधान सभा की, ध्यान रखिएगा, तीसरी बैठक में। कौन सी बैठक में? आया हुआ प्रश्न MPPSC में पूछा गया था, मुझे ध्यान है भाई, अच्छे से मैंने दिया था। ये तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वो डेट थी आपकी 13 दिसंबर 1946। बड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल है, देखना मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ गहराई से, आप समझिएगा कि संविधान सभा में पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर के दिन होती है। और संविधान सभा रुकती नहीं थी, डेली जो है हर दिन बैठक होती थी, विचार विमर्श होता था, दिल्ली में होती थी। तो भाई 9 को अगर पहली हो गई तो 10 को क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी। 11 को क्या हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। 12 को चौथी हो जाएगी। 13 को 5वीं बैठक हो रही है। लेकिन MPPSC ने उत्तर क्या सही माना है? तीसरी बैठक माना, तो मुझे भी मानना पड़ेगा 13 दिसंबर को तीसरी बैठक माना हुआ। लेकिन हमारे हिसाब से क्या हो रही है? 5वीं बैठक। एक इसका चारा हो सकता है भाई कि 9, 10 इन तारीख को क्या रही हो? छुट्टी रही हो संविधान सभा की, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि संविधान सभा की किस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो क्या जवाब देंगे? तीसरी। लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, MR जयकर के विरोध के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया। कहा गया कि
कि मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं हैं, जब सब शामिल हो जाएंगे उस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसे स्वीकार कर सकते हैं, विचार करेंगे। बाद में से 22 जनवरी, कौन सी जनवरी, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया, और ये क्या बना, हमारी प्रस्तावना का आधार बना। इसलिए प्रस्तावना को कभी कभी क्या कह दिया जाता है, उद्देशिका कह दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं फटाफट, समय ज़्यादा लग रहा है, चलिए ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, देखिए ये प्रश्न हो चुका है। अगली बात करते हैं, दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को अपनी बात करेंगे इसमें। भारतीय संविधान बनाने हुए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो आप क्या बताएंगे। देखिए यहाँ पर 12 दिया हुई नहीं हुआ है, देखिएगा, तो इसमें 11 दिया हुआ है। अब देखिए मैं थोड़ा सा व्याख्या बता रहा हूँ। संविधान सभा की बैठक हुई कब, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई, तो संविधान सभा के अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई, बैठक हुई, ठीक है, पहली बैठक हुई। अधिवेशन, बैठक, सत्र ये अलग अलग होते थे, सत्र अधिवेशन एक ही बात है, बैठक अलग बात है। तो कुल कैसे हुए थे, प्रथम क्या हो गया, ये हो गया, इसके बाद लगातार चलते रहे। अब 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, 11वां सत्र हुआ, क्या हुआ, 11वां सत्र या अधिवेशन हुआ, और संविधान बनकर के तैयार हो गया। तो लोगों ने कहा चलो इसे लागू कर देते हैं। इसी डेट को क्या कर दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया, कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे उस टाइम पर, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। और अनुच्छेद 394 इस बात का जिक्र करता है, क्या जिक्र करता है, कि भारत का संविधान अभी वो चीज़ें लागू हुई हैं जिनके बिना देश नहीं चल सकता, जैसे चुनाव, राष्ट्रपति संबंधी कुछ अनुच्छेद, नागरिकता संबंधी कुछ अनुच्छेद, और बाकी पूरा का पूरा संविधान हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। तो भारत का संविधान इस तिथि को लागू किया गया था पूर्ण रूप से, लेकिन 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया था, 1930 को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर झंडा फहरा दिया था। इसलिए इस दिन के महत्व को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए संविधान लागू किया गया था। तो एक प्रश्न यहाँ से बहुत गहराई से बनता है, मैं समझाऊंगा, गणतंत्र का सवाल, गणतंत्र टॉपिक में ये बात करेंगे। तो देखिए यहाँ तक क्या हो गई, 11वीं बैठक हो गई। अब 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू किया जाना था, उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी के दिन सभी लोग, संविधान सभा के सभी लोग बैठे थे और विचार किया था कि चलो भाई अब क्या कर देते हैं, अब हम 26 जनवरी को संविधान लागू कर देते। तो ये अंतिम बैठक यहाँ पर नहीं जोड़ी गई है। ये वाली अधिवेशन को जोड़ दिया जाए तो कुल कितने हो जाते हैं, 11 + 1 यानी कि कुल 12 अधिवेशन हो जाते हैं। लेकिन संविधान बनने तक पूछे तो आपका क्या हो जाता है, 11 अधिवेशन होते हैं। लेकिन बताया ना कि 24 जनवरी को एक बार बैठक हुई थी, तो कुल 12 हुए थे, लेकिन यहाँ 12 ऑप्शन में नहीं है तो 11 मान दिया जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, सही तिथि को बताइएगा। देखिए 2018 का प्रश्न है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 24 जनवरी 1950 को, और ये हुई थी आपकी 12वें नंबर की बैठक हुई थी, यही अंतिम बैठक थी। यहाँ पर जो हुई थी 11वें नंबर की बैठक हुई थी। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए जो अंतिम बैठक हुई थी ना, ये अंतिम बैठक हुई थी ना, इसी टाइम पर राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और झंडे को भी क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था कि कौन सा झंडा होगा, कौन सा वो होगा। झंडा शायद पहले हो गया था, लेकिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अभी मैं क्लियर डेट नहीं बता रहा हूँ। 3 चीज़ें यहाँ पर स्वीकार की गई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगली बात है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लगभग उस समय पर 64 करोड़ या 64 लाख रुपए लगे हुए थे, और संविधान लगभग कितने, 11 से 12 देशों से क्या लिए गए थे, प्रावधान लिए गए थे। 1935 के अधिनियम से सबसे ज़्यादा जो संविधान का 2/3 हिस्सा लिया गया था, इसलिए क्या कह दिया जाता है, इसे 1935 के अधिनियम का कॉपी पेस्ट संविधान कह दिया जाता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, हर तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। आपसे मेंस में प्रश्न आता है कि स्पष्ट कीजिए 1935 के अधिनियम का कॉपी पेस्ट था, तो कहेंगे हाँ है, लेकिन दूसरे पक्ष में पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे कि ऐसे नहीं है, तो पहले है फिर नहीं है, ये कला होती है। और क्या है, 11 देशों से हमने लिए प्रावधान, 64 करोड़ रुपया तक खर्चा किया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगाया,
और अपना संविधान बना करके तैयार किया। जब संविधान बना करके तैयार किया तो इसके लेखन का कार्य किसने किया? क्या नाम था? रास बिहारी रायजादा ने क्या किया था? संविधान के लेखन का कार्य किया था। संविधान की डिजाइन का कार्य किसने किया था? तो नंदलाल बोस। कौन सा बोस? नंदलाल बोस द्वारा क्या किया गया था? डिजाइन का कार्य किया गया था। संविधान की ध्यान रखिएगा 3 कॉपियाँ बनाई गई थी, एक हिंदी में बनाई गई, एक इंग्लिश में बनाई गई, एक जो है चित्र के रूप में बनाई गई थी। इस प्रकार से हमने क्या किया? संविधान सभा को जो है पूरा कर दिया। थोड़ा सा ये आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर। एक जगह लिखी हुई है, इसी प्रकार से लिखिएगा, जब भी समय आए तो ऐसे ही पढ़िएगा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी और इसी में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा के सदस्य, कुल सदस्य आपसे पूछे संविधान सभा में प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य थे? तो आप क्या बताएंगे? 208। प्रथम सत्र में कितने थे? 211। कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389। संविधान सभा में देशी रियासतों से सदस्य कितने थे? 93। संविधान सभा में मुस्लिम लीग सदस्य कितने आए हुए थे? 73। कांग्रेस पार्टी के सदस्य कितने थे? 208। आज़ादी के समय पर कितने थे? 279। नीचे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। संविधान में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब हम देखते हैं अगले टॉपिक। तो मुझे लगता है हमने क्या कर लिया? पूरा हमने देखे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज मुझे लगा है थोड़ा थोड़ा अच्छा देखूँ क्या है भाई, मैं अगर अच्छे से ना समझाऊँ ना तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मैं जब पढ़ाता हूँ किसी को, उसको समझ में ना आए तो मैं कह देता हूँ कि भाई कमी ये मेरी है, लेकिन थोड़ा सा भी मेरे पास में होते तो मैं क्या है गारंटी भी देता कि समझ में कैसे नहीं आएगा, आना ही होगा। जो चीज़ बताएंगे वो 100% नहीं तो भाई 99% आपके पास में होगी। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने? इतिहास के प्रश्न देख लिए, पॉलिटी के प्रश्न देख लिए, एमपीजी के भी बढ़िया से देख लिया। टाइम पता नहीं कितना लगा है। अब थोड़ा सा मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ तक क्या हो सकता है कि जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं वो यहाँ तक के लिए है। जो एमपीपीएससी वाले हैं या फिर यूपीएससी वाले हैं या फिर किसी भी स्टेट में आईएएस की तैयारी करते हैं तो उनके लिए मेंस है। चलिए, टेराकोटा, कौन सा कोटा? टेराकोटा क्या था तो ये बताएंगे। इसे कैसे लिखेंगे 3 नंबर का? तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से लिख दीजिए, गारंटी है कोई भी नंबर नहीं काटेगा, 2 के 2 नंबर देगा। हड़प्पा कालीन हस्तशिल्प। देखिए, मैं कापी जब आपकी चेक करता हूँ ना, अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं तो दिमाग में बैठाइएगा। सबसे पहले जब प्रश्न आए तो सबसे पहले जवाब देने का प्रयास कीजिएगा पहले पॉइंट में कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर किसी कारण से है तो कारण बताइएगा कि इसलिए है ये, या फिर कोई स्थापना का है तो समय बता दीजिएगा, या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तो वैज्ञानिक का नाम बता दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार आप देते रहते हैं कि इसकी खोज इसने की हुई थी, इसने की हुई थी। अगर वो चीज़ राष्ट्रीय महत्व की है, हमारे देश के महत्व की है, दैनिक जीवन में प्रचलित है, कोई भी करंट अफेयर में चर्चित है, तभी ऐसी डेट के पीछे पढ़ना है, वरना मेंस में ऐसी डेटों के पीछे पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ नहीं पाओगे। और यहाँ पर क्या बता देना है? महत्व बता देना है, या कोई उसके बारे में विशेष पॉइंट हो वो बता देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें हमें क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट लिख दिया मैंने, क्या है लिखा हुआ, लेकिन क्या है हेडिंग नहीं डाली हुई है मैंने, क्या है कुछ छिपा दिया। प्रश्न जब पढ़ेगा ना कि ये क्या था तो यही भाव आता है। क्या है? टेराकोटा क्या थी? हड़प्पा कालीन स्थापत्य। तो ऐसे आपने कभी छोटे बच्चे के रूप में ऐसे घोड़ा वगैरह ये खरीदे होंगे खेलने के लिए, पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा मुझसे घोड़ा। ठीक है, तो ऐसे जो है ये गांव में जब क्या लेते थे, दीपक लेते थे, तो उस टाइम पर ये लिए जाते थे, अपन लोगों ने तो लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी के जो बर्तन वर्तन होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। तो ये क्या थी? हड़प्पा कालीन हस्तशिल्प थी। अब इसका निर्माण किससे किया जाता था? निर्माण पकी हुई मिट्टी से होता था, मतलब मिट्टी को पका करके, मिट्टी को पका करके। ठीक है, इसका निर्माण हो गया। अब तीसरी बात क्या इसमें बता देंगे, क्या बता सकते हैं? कोई महत्व बता सकते हैं इसमें? क्या महत्व बता सकते हैं? इसका क्या महत्व था? तो महत्व बता दें, उपयोग बता दें। तो एक तो हो जाएगा
खिलौना, खिलौनों के रूप में इसका महत्व होता था। वर्तमान में जो आप घड़ा का पानी पीते हैं वो क्या है? टेराकोटा ही है एक प्रकार का, उसी से विकसित हुआ है। तो घड़ा हो गए। पहले तो भाई क्या चलते थे? मिट्टी के तवा भी चलते थे, अभी भी गाँव में चलते हैं, पकी हुई मिट्टी से बनाए होते थे, इनमें जो है घी की रोटी बनाई जाती हैं। इसके अलावा और भी अभी एक मनसुख लाल मंडाविया नाम है, ऐसा कुछ नाम है, एक प्रजापति जो है, तो वो क्या करता है, महाराष्ट्र का है, उसका मिट्टी से क्या बना रहा है, फ्रिज बना रहा है। उसे गवर्नमेंट जो है क्या दे चुकी, इको मार्क दे चुकी है। तो ये क्या है, इसका महत्व हो जाएगा। या फिर एक ये भी तो लिख सकते हैं भाई, रोजगार का भी तो एक साधन है ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जब ये ख़त्म हुआ या दिन जो स्टील के बर्तन आ गए तो क्या हो गया, इनका रोकथाम ख़त्म हो गया। पानी भी क्या है, अब गर्म पानी पीना पड़ता है। फ्रिज का पानी पियो तो कई बार क्या होता है, वो नेचुरल पानी होता था, कभी पीना घड़ा का पानी, जब नया घड़ा लेकर के आओ तो क्या खुशबू आती है। ठीक, अगली बात करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है फीडबैक आज ज़रूर देना कि मतलब क्लास में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, सही है या गलत है। लोथल, तो लेथल क्या था, ये सिंधु घाटी सभ्यता, जो ये हमारा क्या था, मैप अच्छे से बनेगा या नहीं बनेगा, चलिए ठीक है, बने या ना बने, ठीक है, ऐसा ही कुछ भारत है। तो मैप आप लोग बनाते हैं, मैप बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक संकेत के रूप में बनाने का कार्य करना है। भाई कौन कौन लगा, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से, इस नदी का नाम है भोगवा, और यहाँ पर जो एक स्थल स्थित है इसका नाम है लोथल। और लोथल जो है यहाँ पर क्या है जानते हैं, समुद्र है, अरब सागर है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह स्थित होता था। तो लोथल एक बंदरगाह नगर था, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते थे, और समुद्र के माध्यम से जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, जो बड़े बड़े देश होते वहाँ पर भेज देते थे। ये क्या था, एक बंदरगाह नगर था, व्यापारिक नगर था। तो लोथल क्या है, पहली बात बता दीजिएगा, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल, ठीक है, तो मैंने बता दिया ये क्या है। दूसरी बात बताएंगे, स्थिति बता दो भाई, स्थिति कहाँ पर स्थित है। अब स्थिति में ज़रूरी नहीं कि आप नदी का नाम अलग बताएं और स्थान का नाम अलग बताएं, तो आप बता सकते हैं भोगवा नदी और गुजरात, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, स्थिति हो गई। अब दूसरी बात बता दो, महत्व बता दो। महत्व नहीं बता सकते हो तो यहाँ से साक्ष्य बता दो, ऐसा बता दो कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं, तो आप बता देंगे भाई यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण पाए गए हैं, क्या, बंदरगाह के प्रमाण, यहाँ से सती प्रथा के प्रमाण पाए गए हैं, यहाँ से जो है अग्निकुंड के प्रमाण पाए गए हैं। तो 3 नंबर में जो है आप चाहें, इतने ज़्यादा नहीं है, ये साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण, बंदरगाह है तो ये तो ज़रूर होना चाहिए। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास में, कैबिनेट मिशन, तो अभी खूब पढ़ करके आए हैं, तो कैबिनेट मिशन क्या लिखेंगे, 1946 में, 1946 में ब्रिटिश संसद द्वारा गठित, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा गठित। इसके सदस्य कौन थे, तो सदस्य का नाम लिख सकते हैं, 3 सदस्य थे इसमें, या फिर लिख सकते हैं इसका उद्देश्य, उद्देश्य मत लिखिएगा भाई, ठीक है इतना। अब इसका महत्व क्या है, या विशेष करके लिख दीजिएगा, विशेष करके, तो इसमें लिख देंगे विशेष में कि अनुशंसा, इसकी यानी कि अनुशंसा पर एरो करके लिख दीजिएगा, संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई नहीं काटेगा, 2 नंबर देगा आराम से। अगर ज़्यादा आपके पास में समय बचता है तो फिर यहाँ 3 कोष्टक में नाम लिख दीजिएगा, लेकिन 2 नंबर में मुझे पता है 45 सेकंड में आप कितना लिख पाएंगे और मैं कितना लिख पाऊँगा, तो सीमित चीज़ें ही देना है, 10 शब्द इसमें रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। बातें तो भाई कोई भी कर सकता है, अभी देखना जब मेंस का पढ़ाएंगे कई लोग तो वो कितना भर एक कंटेंट लाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम की भावना को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, तैयारी करना है। वो व्यापार नहीं है ये, ना ही मेरे पास में कोई कोचिंग, में रियलिटी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे सब कुछ निःशुल्क सेवा है, तो इसमें सच्चाई है ये। मैंने दिए हुए एग्ज़ाम की ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 शब्द वहाँ लिखना मुश्किल पड़ जाते हैं, एक बार भी पेन उठ गया ना कॉपी से तो उतने में ही आपका क्वेश्चन छूट जाता है। सिद्ध बाबा की चोटी की बात करें तो अभी बात कर चुके हैं, क्या थी ये, सबसे पहले बताएंगे क्या है, बुंदेलखंड
क्या बताएंगे इसे, बुंदेलखंड पठार की ऊंची चोटी, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी। अब ये स्थित कहाँ पर है, स्थित कहाँ पर है, तो आप इसे भाई, मैं तो शायद नहीं याद कर पा रहा हूँ, बहुत डाटा ढूंढा है मिला नहीं। आप देखिएगा 2 जगह पर है, या तो ये दतिया में होगी या फिर ये सागर में होगी। कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी स्थित है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी स्थित है, बीच में स्थित है। तो आप क्या कह सकते हैं, ऐसा ही बता सकते हैं कि MP UP की सीमा पर, ऐसा ही बता सकते हैं, या फिर सर्च करके लिख लीजिएगा कहाँ पर स्थित है। दूसरी बताइएगा इसमें क्या, ऊंचाई बता दीजिएगा। अब यहाँ तो बता दीजिएगा कि पठार की ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर 2 जानकारी हो जाएंगी, ये बुंदेलखंड पठार की है और विशेष भी हो जाएगा। तो ये शब्द आपको होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि 3 लाइन में ही हो। तो अगर यहाँ 2 जानकारी दे देते हो तो अब ज़रूरी नहीं है कि 3 लाइन पहुँचे। तो ऊंचाई बता सकते हो, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक, अगली बात करते हैं। और सिद्ध बाबा हो गया। अगला है मध्य भारत का पठार। तो बताइएगा ये वाला पठार है, ये क्या कहलाता है, मध्य भारत का पठार। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ है, तो बताइएगा कि मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित पठार, स्थित पठार। आप बता सकते हैं इसका क्षेत्रफल, कुल मध्य प्रदेश है कितने % है ये, 10%, 10% बताइएगा। और बता दीजिएगा, कुछ भी बता सकते हैं। इसकी ऊंची चोटी बता सकते हैं, ऊंची चोटी कौन सी है, टोंगरा, श्योपुर जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, श्योपुर जिला में। एक, लेकिन ये सब तो लिखा है आपने, अगर आप जब तक ये पॉइंट नहीं लिखते, क्या एक विशेष करके ये पॉइंट ज़रूर डालना है, या तो इसे डालना है कि इसे क्या कहते हैं, सरसों की हांडी कहते हैं, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा जो है इसका, इसे चंबल का उपाध्र प्रदेश कहते हैं, या फिर इस शब्द की जगह पर लिखिएगा ये क्या बोलते हैं भाई, गली इरोजन इंग्लिश में बोलते हैं, अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। ये शब्द अगर आपका डाल दिया तो 2 नंबर कोई नहीं काटता। अवनलिका अपर्दन, अपर्दन के लिए क्या है, ये विख्यात है, विख्यात है, या इस क्षेत्र में ये होता है। कैसे होता है, यहाँ चंबल नदी जाती है, बहुत सारा अपर्दन करती है, ऐसे गड्ढे बना देती है बहुत बड़े बड़े, यहाँ डाकू छिपते हैं, चंबल के डाकू, इसीलिए तो डाकुओं के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध, वहाँ पर कोई नहीं जा पाता। अवनलिका अपर्दन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास मालवा का पठार। तो खूब पढ़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जब तक आप मालवा के पठार को MP के मैप में इस प्रकार से नहीं दर्शाते, किस प्रकार से, इस प्रकार से आपका 1 नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ऐसा मैप बनाना है, इस प्रकार से दर्शा देना है, बस इतना ही काफ़ी है, संकेत बहुत करो। तो इसी में दिखा सकते हो ये इसकी चोटी है, क्या नाम है इसका, धजारी। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे आप, परिचय लिखेंगे, फिर बताएंगे इसमें क्षेत्रफल बता देंगे सर कितना है, कि मध्य प्रदेश के 28% क्षेत्रफल है। फिर क्या बताएंगे, इसका निर्माण बताएंगे, और निर्माण किससे हुआ है वो पॉइंट डालना। सभी लोग बताएंगे कि ज्वालामुखी के फलस्वरूप लावा से हुआ है, लेकिन आप कौन सा शब्द लिखेंगे, क्षारीय लावा से। ये थोड़ा सा अलग है, ये जो है नंबर खींचने का तरीका होता है। जब ऐसा शब्द मिलता है ना, एग्जामिनर कॉपी में देखता है तो समझता है कि भाई कॉपी इसकी पढ़ने लायक है। तो क्षारीय लावा से इसका निर्माण हुआ, इसीलिए क्या है, ये समतल है। दूसरी बात करेंगे, यहाँ पर मृदा कौन सी है, तो बताएंगे आप यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर बता दीजिएगा नदियाँ कौन सी हैं, तो चंबल हो जाएगी आपकी, क्षिप्रा हो जाएगी, काली नदी हो जाएगी। ये तो 2-3 नदियों के नाम लिख देना है। और क्या, फसल यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती हैं, तो बता दीजिएगा। मुख्यतः यहाँ पर क्या होता है भाई, सोयाबीन होता है, सोयाबीन है, कपास है, बाकी मिट्टी है, सब कुछ होता है। 2 फसल यहाँ की मुख्यतः है। और क्या बताएंगे, यहाँ की सबसे ऊँची चोटी बता दीजिएगा, चोटी बता दीजिएगा क्या है यहाँ की चोटी, धजारी जो है सबसे ऊँची चोटी है। और क्या बता सकते हैं, इसे गेहूँ की डलिया कहा जाता है, ये बता दीजिएगा, विशेष करके गेहूँ की डलिया कहा जाता है। निष्कर्ष में बता देंगे कि इस प्रकार। और जलवायु तो यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण है, जलवायु बता दीजिएगा, जलवायु, जलवायु। और यहाँ की जलवायु कैसी, बहुत अच्छी जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु है। कौन सी है, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु है। और चीनी यात्री जो फाहियान था क्या कह रहा था, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कह रहा था। तो निष्कर्ष क्या बन जाएगा,
कि मालवा क्षेत्र में विकास की सभी असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं। यही कारण है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र है। देखिएगा इंदौर जैसे क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, इंदौर हो गया, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, बड़े बड़े जो विकसित क्षेत्र है कहाँ पर पड़ते हैं, यहीं पर पड़ते हैं। क्यों? कि जो जहाँ की जलवायु अच्छी होती है ना, तो वहाँ लोग काम भी ज़्यादा कर पाते हैं। जब काम ज़्यादा कर पाते हैं तो उत्पादन ज़्यादा होता है, उत्पादन से क्या होती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है, लाभ होता है, लाभ से ही क्या होता है, सब कुछ होता है। बुंदेलखंड में देखो ठंडियों में कोई काम ही नहीं कर पाता, गर्मियों में इतना पसीना आता है, काम नहीं कर पाता। तो ये पिछड़ा होने का हमारे कारण है। चलिए मालवा पठार हो गया। आई होप चीज़ें समझ में आप जरूर देना। अगली बात करते हैं। अगला है संविधान सभा के कार्य। तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे, एक लाइन में परिचय बताएंगे। क्या बताएंगे? एक लाइन में परिचय बताएंगे। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे परिचय में? सब कुछ नहीं लिखना है। क्या बताएंगे? 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, मैं राइटिंग से लिख नहीं रहा हूँ, इतनी अच्छी मेरी राइटिंग भी नहीं आती है। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान निर्माण हेतु गठित निकाय, बस इतना ही लिखेंगे, डैश कर देंगे और कार्य की हेडिंग डालेंगे, बताएंगे। यहाँ पर देखो इसमें कितनी जानकारी मैंने दी है। अब कोई अगर परिचय भी देखेगा ना तो क्या कहेगा कि कब गठित हुआ था संविधान सभा का, मैंने ये बता दिया 1946 में। किसकी अनुशंसा पर हुआ था, ये भी बता दिया। किस लिए हुआ था, संविधान का निर्माण करने के लिए हुआ था। यही जो है परिचय जो है आपका अच्छा माना जाता है। 3 जानकारी मैंने दी हुई है एक पॉइंट के अंदर। संविधान सभा के कार्य क्या थे? एक तो क्या था भाई, बहुत सारे कार्य थे। जैसे कि संविधान सभा एक क्या कर रही थी, संसद का कार्य कर रही थी। संसद के रूप में क्या करती थी, कार्य करती थी। और 1900 जो प्रथम संविधान संशोधन किया था ना, प्रथम संशोधन संविधान में किया गया था। क्योंकि चुनाव तो भारत में कब हुए थे, 1952 में हुए थे। और संसद का निर्माण कब हुआ, 1952 में। लेकिन प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में थे। किसने किया? संसद ने किया था। किसने किया था? संसद ने किया था। तो इस संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? JB कृपलानी कर रहे थे। ये हो जाएगा आपका पहला कार्य। दूसरा कार्य ये हो रहा था कि जो क्या है, समन्वय स्थापित करने का कार्य। अब देखिए उस टाइम पर कोई सरकार तो थी ही नहीं, यही विधायिका कार्य कर रही थी। तो किसमें समन्वय स्थापित करना? भाई दलित जातियाँ थी हमारे देश में। क्या थी? दलित जातियाँ थी। बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था, ईसाई धर्म था, पारसी धर्म था। तो किन को आरक्षण दिया जाए, कैसे समानता का प्रावधान जोड़ा जाए? तो आप देखना ना, फिर लिखा गया है अनुच्छेद 15 में कि धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन सभी के मध्य में क्या करना, समन्वय स्थापित करना। फिर क्या करेंगे, यह है विचारशील निकाय। संविधान का क्या करना, प्रारूप तैयार करना। संविधान का प्रारूप तैयार करना भी क्या था, इसका कार्य था। चौथा कार्य, विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे होते थे, चाहे वो संविधान संबंधी हो, देश के हों, तो उसमें क्या करना, चर्चा करना। क्योंकि संसद में वर्तमान में मुद्दे कहाँ सॉल्व होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वही क्या करते हैं, देश के मुद्दों का समाधान करते हैं। तो वर्तमान में कहाँ पर होते हैं, लोकसभा में होते हैं। लेकिन उस टाइम पर लोकसभा नहीं थी, जनता के प्रतिनिधि कहाँ थे, संविधान सभा में। तो सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान करना। और एक काम क्या करेंगे, एक काम कहेंगे कि वाद विवाद करना। कितने हो गए भाई, 4 हो गए। एक कहेंगे अंतिम रूप से, या फिर यूँ कह सकते हैं जो भारत का झंडा तिरंगा था जिसका नाम था ध्वज। फिर क्या कहेंगे, राष्ट्रगान। फिर क्या कहेंगे, राष्ट्रगीत। इन सभी को क्या करना, स्वीकार करना। और अगर आपको पॉइंट चाहिए तो ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन, या फिर दूसरा संगठन है UNO है, क्या भारत को इसका सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसका भी निर्धारण इसी के द्वारा किया गया था। ये क्या हो गई, आपकी संविधान सभा हो गई। निष्कर्ष रूप में क्या कहेंगे कि इस प्रकार से संविधान सभा ने संविधान तैयार करने के साथ साथ संसद के रूप में भी कार्य किया। ये क्या हो जाएगा, आपका निष्कर्ष हो जाएगा। अगली बात करते हैं, और अगला हमारा लास्ट प्रश्न है। थोड़ा सा समय तो लूँगा भाई समझाने में, सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन यकीन मानिए आंसर राइटिंग याद करने की या फिर याद करने का विषय नहीं बचेगा अगर आप ये समझ लेते हैं। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। प्रश्न है आपके पास में,
कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कीजिएगा, क्या करना है, जो पतन हुआ था वह जो है ये आपको स्पष्ट करना है। कैसा स्पष्ट करना है कि यह एक कारण से नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ है, अनेक कारणों से हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने छोटा सा चित्र लगाया हुआ है। क्या जूम करके दिखाऊं? आई होप आप देख लेंगे। तो बहुत विकसित सभ्यता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत विकसित सभ्यता है। कृषि देखेंगे तो उन्नत अवस्था में है, व्यापार देखेंगे तो एक देश के साथ साथ दूसरे देश में चलता है। यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा हस्त कौशल है, हस्तशिल्प विद्यमान है, हस्तशिल्प विद्यमान है। अब देखेंगे यहाँ की जो स्वच्छता व्यवस्था है बहुत अच्छी है, नालियों की व्यवस्था की गई है। क्या की गई है? नालियों की व्यवस्था। नालियों में जगह जगह पर मैन होल बनाए गए हैं कि समय समय पर सफाई होती रहे। यहाँ की सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। आज भी देख लीजिएगा, आप दिल्ली के शहर देख लीजिएगा तो वहाँ पर भी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनी हुई हैं जो कि दुर्घटनाओं की संभावनाओं को दर्शाती हैं। लेकिन यहाँ की सड़कें कैसी होती थी? समकोण पर काटती थी, मतलब कि सीधी सड़कें होती थी। इतनी खूबसूरत सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता, आखिर इसका पतन कैसे हो गया? आखिर इसका पतन कैसे हो गया? इसके लिए एक कारण तो जिम्मेदार नहीं हो सकता, एक कारण तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। यह लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत त्रिभुजाकार सभ्यता जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में विकसित थी, आखिर इसका पतन कैसे हुआ? थोड़ा सा विचारशील मुद्दा है। कई अंग्रेज अपने अपने मत देते हैं, इतिहासकारों ने मत दिए हुए हैं, तो मतों का भी मूल्यांकन करना। सबसे पहले आप बताएंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे इसका आंसर राइटिंग करते समय, कि पतन से आखिर आशय क्या है। तो आप बताएंगे कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है, यह एक भौतिक संरचना है। क्या है? यह एक भौतिक संरचना है और इसका पतन नहीं हो सकता। तो पतन से आशय क्या है? पतन से आशय है सिंधु घाटी सभ्यता की उन विशेषताओं का खत्म हो जाना। क्या? उन विशेषताओं का खत्म हो जाना जिनके लिए यह सभ्यता विख्यात थी। ऐसा ही लिख लीजिएगा, चाहे बोल देता हूँ लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखना यहाँ संभव नहीं है। क्या लिखेंगे परिचय में कि सिंधु घाटी सभ्यता के, या इस वाले पॉइंट में ये परिचय ही है, तो इसमें लिखेंगे कि पतन से आशय सिंधु घाटी सभ्यता की उन विशेषताओं के नष्ट हो जाने से है जिनके लिए यह विश्व में विख्यात थी। बस इतना ही परिचय है। अब पतन जो हुआ कैसे हुआ, तो यहाँ पर इसके बाद में जब ये इतना आपने लिख लिया परिचय के रूप में, परिचय के बाद में अगली चीज़ लिखेंगे एक पैराग्राफ छोटा सा। क्या लिखेंगे? वहाँ पर लिखेंगे कि साहित्यिक साक्ष्यों के अभाव में सिंधु घाटी सभ्यता के निश्चित कारणों का पता नहीं चल सका है, परंतु उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों में मतभेद है जो निम्न प्रकार है। अब बताएंगे कि कौन कौन से इतिहासकारों ने कौन कौन सा कहा है। तो आपको कुछ यहाँ इतिहासकार भी याद रखना है। सबसे पहला इतिहासकार जो आपको ध्यान रखना है, जॉन मार्शल। क्या ध्यान रखना है? जॉन मार्शल इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता पे काफ़ी कार्य है इसके। जॉन मार्शल क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ है बाढ़ के कारण हुआ है। क्या हुआ है? बाढ़ के कारण हुआ है। और यह अपनी रिसर्च जो करता है उस स्थान पर अपनी रिसर्च करता है, और उस स्थान का नाम है मोहनजोदड़ो। और ये रिसर्च में साथ से क्या देता है कि मोहनजोदड़ो में जो है 7 परतें पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं? 7 परतें पाई गई हैं। इसका आशय है कि यह नगर 7 बार डूब चुका है। तो इन डूबने के संदर्भ से वो क्या देता है, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हुए कहता है कि यह जो है नगर बाढ़ के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा किसमें? विद्वानों के मतभेद में। विद्वानों के मतभेद में पहला पॉइंट लिखेंगे जॉन मार्शल का ये बात, या फिर शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख देंगे जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है, जिसके प्रमाण वह मोहनजोदड़ो की 7 परतों के रूप में देता है। दूसरा, ठीक है, तो पहला हो गया किसका? जॉन मार्शल का हो गया, जॉन मार्शल का। और दूसरा जो हो जाएगा आपका, क्या नाम है उसका? दूसरा है आपका मार्टिमर व्हीलर। क्या नाम है? मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर क्या कह देता है, आपको ध्यान रखना, यहाँ लिख रहा है मार ऐसा कुछ दिख रहा है।
ये कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ है? आक्रमण के कारण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आर्य नामक शक्तिशाली जाति ने क्या किया? आक्रमण किया। उनके पास में घोड़े और हथियार होते थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया। ठीक है, पतन कर दिया। और इसके साक्ष्य वो कहाँ से प्रस्तुत करता है? वो साक्ष्य प्रस्तुत करता है कहाँ से कि मोहनजोदड़ो से जो है कुछ 22 या 21 कंकाल प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे? 21-22 के लगभग कंकाल प्राप्त हुए थे, सामूहिक कंकाल प्राप्त हुए थे। तो उनसे ये कहता है कि आक्रमण से हुआ, सभी लोग एक साथ मारे गए थे। ठीक है, तो जॉन मार्शल का भी हो गया। तो एक कारण हमने देखा जॉन मार्शल का, और उसने क्या कहा था? बाढ़ का कारण। दूसरा हमने देखा मार्टिमर व्हीलर का, उसने क्या कहा? आर्यों के आक्रमण का कारण। और तीसरा कारण हम किसको देखते हैं? एक कारण जो है भूकंप का कारण दे दीजिएगा, भूकंप का कारण। ठीक है, ये वैलेंटाइन से रोल नहीं भाई, भूकंप का कारण। एक है महामारी का कारण। क्या है? महामारी का कारण। और महामारी का कारण किसने बताया हुआ है? केवीआर कनेडी ने क्या कहा हुआ है कि इसका पतन महामारी के कारण हुआ है। और एक कारण दे दीजिएगा भूकंप या जलवायु परिवर्तन। ये किसने? जलवायु परिवर्तन, हाँ, भूकंप का भी कारण है। भूकंप का कारण दिया था SR राव ने। किसने दिया था? और इसके साक्ष्य इसने दिए हुए हैं कालीबंगा से। कहाँ से दिए हुए हैं? कालीबंगा से जो है भूकंप के साक्ष्य कई बार प्रश्न पूछ लेता है कहाँ से पाए गए हैं, तो कालीबंगा से प्रस्तुत करता है। और एक है, आप लिख सकते हैं ऑरेल स्टाइन। इसका नाम ऑरेल स्टाइन ने क्या कहा था कि इस जो पतन हुआ है किसके कारण हुआ है? पतन जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है? जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो कितने हो गए? 1, 2 भूकंप वाला इधर हो गया, 3 महामारी का हो गया, चौथा भूकंप का हो गया, 5वां जलवायु परिवर्तन का हुआ। इतने आपको बता देने हैं, इन्हें रट लेने हैं। आप मेंस लिखेंगे, अगर इतिहासकार का नाम कोट करते हैं, कारण कोट करते हैं, एक अच्छा उत्तर माना जाएगा। सामान्य ऐसे भी लिख सकते हैं कि भूकंप के कारण हुआ था, इसके कारण हुआ था, इसके कारण हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपकी जो है कम नंबर हो जाएंगे, 1 से 2 नंबर का प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 कारणों को क्या करना है? आपको बताना है विद्वानों के मत के संदर्भ में। सबसे पहले क्या बताया कि पतन से आशय क्या है। दूसरा हमने बताया पैराग्राफ में कि यहाँ पर एक साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है, तो अनुमान बता दिया। अब ये बताना है यहाँ पर इन मतों को क्या करना है? अस्वीकार करना है। अपने उत्तर में आपको अपने तर्कों के माध्यम से ये सिद्ध करना है कि सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन एक कारण से नहीं हुआ है। तो कैसे अस्वीकार करेंगे? तो भाई एक नगर यहाँ पर है मोहनजोदड़ो, एक है हड़प्पा, एक है यहाँ पर लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, धौलावीरा, रोपड़, बहुत से नगर हैं भाई, बलूचिस्तान, कोटदीजी, सुरकोटदा, ऐसे बहुत से स्थान हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो कई स्थलों में खोज की गई है। अब बताओ मोहनजोदड़ो स्थल का अगर बाढ़ के कारण पतन हुआ है तो क्या पूरी सभ्यता का पतन हो गया क्या? इसके मतन को अस्वीकार कर दो। किसके? जॉन मार्शल के। तो क्या कहेंगे? जॉन मार्शल के मत को अस्वीकार कर देंगे। जो कौन था भाई? मार्टिमर व्हीलर। ज़्यादा नहीं, पूरे मतों को अस्वीकार नहीं करना है, 2-3 के अस्वीकार कर दो, बस बता दो। मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहता है कि आक्रमण के कारण क्या हुआ था? पतन हुआ था। तो आक्रमण के कारण पतन हुआ था तो भाई हड्डी किसी कटी होगी ना। अगर तलवार लगी होगी तो हाथ कटा होगा, गर्दन कटी होगी, लेकिन वो जो कंकाल प्राप्त हुए हैं वो किसी महामारी से मरे हुए लगते हैं, कि महामारी से मर गए हैं, क्योंकि उनके शरीर के सभी अंगों की जो हड्डियां हैं वो क्या हैं? सही हैं। तो इस बात को भी हम क्या है? अस्वीकार कर देते हैं। अब बताइए, बस 2 कारणों क्या कर दीजिएगा? अस्वीकार कर दीजिएगा। अब बता दीजिएगा नीचे अगले पॉइंट में कि पतन एक कारण से नहीं अनेक कारणों से हुआ है। यहाँ पर आपकी भाषा क्या है कि मैं बोल देता हूँ कि इतिहासकारों के मतों को 100% स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सभ्यता का एक कारण से पतन होना संभव नहीं है। इसमें जॉन मार्शल द्वारा प्रस्तुत मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन
बाढ़ से हुआ है सभी क्षेत्रों में से स्वीकार नहीं कर सकते। साथ ही साथ मार्टिमर व्हीलर द्वारा प्रस्तुत कथन की आक्रमण से हुआ है वह कंकाल आक्रमण से आहत नजर नहीं आते, जबकि किसी महामारी से आहत हुए नजर आते हैं। अतः इस सभ्यता का पतन, जो कि एक विशाल क्षेत्र में विस्तृत फैली हुई थी, विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण पतन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। अतः सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से हुआ। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। आपको बताना होगा त्रिभुज बना करके इस प्रकार से मैप दिखा दीजिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मांडा था, यहाँ पर आलमगीर था, यहाँ पर दैमाबाद था, यहाँ पर सुत का गैंडोर था। ये अंतिम स्थल हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। क्या भाई चीज़ें समझ में आई? अगर आई हैं तो आप क्या है आज थोड़ा सा क्या दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि मुझे पता चल जाए कि आपके लिए सही है या नहीं है, अन्यथा इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यदि आप और बेहतर भी चाहते हैं तो मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर जो है बताने का प्रयास करूँगा। हर चीज़ को जो है समझा सकते हैं भाई, वो चीज़ की क्षमता है अपने पास में, ये आपको निःशुल्क मिल जाएगा। यदि चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर नए हैं चैनल पर, जुड़ना चाहते हैं तो GS क्विज चैंपियन ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। व्यवस्थित तैयारी हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए।